हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं सभी लोग? अ वेरी 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 गुड इवनिंग तो है नहीं, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? जानते हो, आप फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो और पहली बार आप कोई पेड क्लास देख रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप सभी लोग हमारे साथ में पेड बैच में पढ़ने वाले हो, प्रीमियम जर्नी देखने वाले हो, तो प्रीमियम में किस क्वालिटी का रिसर्च में करके आपके लिए कंटेंट लाऊंगी और कैसे हम पढ़ेंगे, वो सारा सिनेरियो आज के सेशन में आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस है, आप देख सकते हो आराम से कि आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाना, और फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं अपने प्रीमियम बैच को, आप सब लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं पेपर 1 की। इस बार कट टू कट एकदम टाइम के साथ में मैं बताने वाली हूँ कि कब हमारी फर्स्ट सेशन होगा, कब लास्ट सेशन होगा, कितनी क्लास होगी, कैसे रिवीजन करना है। एक टॉपिक को समझाएगा कैसे कोई एजुकेटर, इंक्लूडिंग मी, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मेरी ही क्लास में ऐसा देखने मिलेगा, अक्रॉस आपको प्लेटफॉर्म ऐसी ही क्लासेस देखने मिलेंगी। तो अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। जेआरएफ अड्डा के साथ में आप सभी लोगों के लिए आती हूँ कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का सोल्यूशन लेकर। एंड लाइक वी से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजीसी नेट, इट्स अबाउट योर करियर बियॉन्ड यूजीसी नेट, है ना। ये सिर्फ एक छोटा सा ओपनिंग गेट है आप लोगों के लिए। इस डोर को ओपन करके आपका पूरा का पूरा करियर प्रोस्पेक्ट बनने वाला है यहाँ पर। तो अभी से आपको सोचना होगा कि आपको आने वाले 2 साल में, 1 साल में, 10 साल में क्या करना है, कहाँ रहना है। तो वो पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आपके लिए जेआरएफ अड्डा आ रहा है। चलिए चलिए, तो आप सब लोग अगर नहीं जानते हैं तो जो कोर्स आपने लिया है उस कोर्स के अंदर पेपर 1 प्लस पेपर 2 पैकेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीजें मिलेगी। अगर ओनली पेपर 1 वाले भी हो तो भी 10 साल के प्रीवियस ईयर सोल्यूशंस तो आपको दिए जाएंगे। तो आपकी थ्योरी क्लास होती है, जैसे कि अभी हो रही है ना, एक थ्योरी क्लास होगी। उसके बाद में जो है वो आप सभी लोगों को इग्निशन बैच मिलेगा, जिसमें टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। आप उन्हें आराम से देखिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है उनके नोट्स बनाइएगा, सो दैट आपकी पूरी की पूरी जो क्लास है वो एकदम थॉरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मूड्स एंड फिगर पढ़ा है, तो मूड्स एंड फिगर की थ्योरी पढ़ो, मैं जो क्वेश्चंस दिखा रही हूँ वो पढ़ो, ट्रिक्स सिखा रही हूँ वो सीखो, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। तो आपका एक दिन का पूरा पैकेज डन है। इस तरीके से स्टडी प्लानर के साथ में जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे हर दिन हर टॉपिक में। आई अदिति मैम और जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। द रीजन thing that I want to say that is my USP is I want to make independent learners। क्योंकि बच्चे इसके बाद आप करोगे पीएचडी, वहां पर कोई आपका साथ नहीं देगा। इसके बाद आपकी जीवन खुद की है, आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बन के 100 बच्चों को झेल रहे होंगे। तो आपको हर हमेशा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मेरा काम ये होगा कि अगले 6 महीने की इस जर्नी में मैं आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखा सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, डिसिप्लिन के साथ में और सेल्फ स्टडी के साथ में लगे रहोगे। बाकी क्लासेस के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए टेंशन मत लो, सारी स्ट्रेटेजी मेरी, सारी टेंशन मेरी। और ना आपको मजा आए क्लास में तो भी मेरा नाम आप जो चाहो बदल सकते हो, पपलू चपलू टपलू जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं फॉर पेपर 1, पेपर 2 जानते ही हो, अपने ये सारे पेपर 2 अवेलेबल है इस बारी के लिए, समझ गए हैं, है ना। पेपर 1 का ओरिएंटेशन सेशन। अब सबसे पहले आप सभी लोग ये नोटिस करिएगा कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके पेपर 1 के अंदर 50 सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? 50 सवाल। एक खाली पेन पेपर ले लेना और जो मैं बोलूं मतलब का लगे तो लिख लेना, ठीक है। चाहे आप मेरे पास में फिर इसके बाद में पेड बैच ज्वाइन करो ना करो, फिर भी ये रिसर्च आपके लिए है, इसको अपने काम के लिए यूज करना, भले ही आप फ्री स्टूडेंट रहो या पेड स्टूडेंट रहो। 50 सवाल आपके पेपर 1 के आते हैं। ये 50 सवाल किन में डिवाइड है मैम? किन में डिवाइडेड है मैम? 10 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। अगर मैं 10 यूनिट के अंदर बात करूं और 10 यूनिट की, हर यूनिट के भी मैं मान के चलूं कि मान लो कि 10 या 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप मान के चलो कि इनके ये जब लगभग जो 150 टॉपिक्स है ना, मिनिमम ये जो है ये आपको पढ़ाई करनी होती है, मान के पढ़ने हैं। और आप 21 तारीख से, 21 जनवरी से भी हिसाब लगाओ कि मैं आपको बोल रही हूं कि 20 अप्रैल तक का आपका समय है, तो दिन कितने होते हैं लगभग? एनालाइज करके देखो कितने दिन हो जाते हैं। देखो आप लोगों के पास में 10 दिन तो जनवरी के हो गए, फिर आप लोगों के फरवरी के हो गए 28 दिन, ठीक है, फिर आप सभी लोगों के लिए मार्च के हो गए, और फिर आप लोगों के लिए जो है वो अप्रैल के हो गए 20 दिन। तो लगभग आप मान लो कि आप लोगों के पास में 50, 60, 70, 80, लगभग 90 दिन है जो हम लोग
एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मेरे पास में होंगे। एक दिन के अंदर मैं 2 टॉपिक पढ़ाने की बात कर रही हूँ, तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 180 टॉपिक्स हैं जो आराम से, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो। अगर अभी से भी आप पढ़ना शुरू करो तो, इस दिन से भी पढ़ना शुरू करोगे तो एक दिन के अगर 2 टॉपिक भी पढ़ते हो तो आराम से 180 टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स बड़े होंगे, बहुत सारे टॉपिक बहुत छोटे से होंगे। जैसे मूड्स एंड फिगर है, एक दिन का टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हो सकता है कि मैं मूड्स और फिगर दोनों को एक दिन ही पढ़ा दूं, तो मतलब वो भी खत्म हो सकता है। तो लगभग मेरे हिसाब से आप 200 टॉपिक्स बहुत इजीली पढ़ सकते हो इन दिनों के अंदर। लगभग 180 टॉपिक है, ये 200 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। अब हमारा काम ये है मैम कि आपको कैसे पता कि आपको ये 150 टॉपिक से पढ़ने हैं, आपको कैसे पता कि आपको ये 180 टॉपिक से पढ़ने हैं, या आपको कैसे पता चलेगा, या एज एन एस्पिरेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम पिछले 5 साल का या पिछले 7 साल का एक एनालिसिस करें कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे रीसेंट एग्जाम से लेकर 7 साल पहले तक का जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैम रिसर्च के अंदर इन टॉपिक्स पर ज्यादा सवाल बनते हैं। देखो, सारा एनालिसिस करने के बाद में 90%, देखो मैं अगर 90% बोल रही हूं तो बाकी तो आप समझ ही जाओ, 90% मैं एक्यूरेसी के साथ में बता सकती हूँ कि इन टॉपिक से मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है ये, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। 10% हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, किसको? हम लोग दे देते हैं एनटीए को, क्योंकि हर साल एनटीए कुछ ना कुछ एड ऑन करता रहता है, डराता रहता है कि सिलेबस चेंज होगा। 10% का हम लोग उसको लीप ऑफ फेथ दे देते हैं कि ठीक है भाई 10% तू कर ले। पर अगर 90% सिलेबस आप पढ़ के चले जाते हो तो आप मुझे बताओ कि क्या इन 50 सवालों में से हम 40 सवाल सही नहीं कर सकते? मैं यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज कुछ नहीं बोल रही, मैं तो आपसे बस ये बोल रही हूँ कि क्या आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि 90% कोई सिलेबस आप पढ़ जाओ और 50 में से 40 सवाल ना करो? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अरे आराम से करके जाओगे। मैं ये कह रही हूँ अगर 40 सवाल सही करते हो तो पेपर 1 में आपका 80 स्कोर बनता है, 80, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। देखो मैं यहाँ पर सबके लिए बोल रही हूँ, बहुत इंटेलिजेंट कोई बच्चा होगा जो 2-3 बार पेपर 1 पढ़ चुका है, उसके लिए ये सवाल 90 भी हो सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए 70 नंबर भी बहुत अच्छे नंबर है। पर मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जेआरएफ में, क्योंकि कट ऑफ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, 80 एक ऐसा, मैं मानती हूं कि एक ऐसा लैंडमार्क है जो हम अचीव कर सकते हैं। और मुझे तो बस इतना बता दो कि क्या ये बोलने पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार सही बात है? बस शर्त इतनी सी है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने वेरिएबल्स इन रिसर्च पढ़ा, अब वो वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च से कोई भी सवाल आए तो आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैम हमने तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ही पढ़ा था जी, हमको कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल नहीं आता था। दैट मीन्स कि आपके कंटेंट के अंदर शॉर्टेज है। इसका मतलब यह है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है सिलेक्टेड या क्वालिफाइड कैंडिडेट वर्सेस नॉन क्वालिफाइड। वो जो होता है ना कि 2 मार्क्स से रह गया, 10 मार्क्स से रह गया, वो डिफरेंस यही है। सिंगल डिजिट डिफरेंस आपके जेआरएफ में रहता है ना, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर का, 1-2 से लेकर 9 नंबर तक का, ये डिफरेंस इसी वजह से होता है कि आपने वो टॉपिक तो पढ़ा पर उस टॉपिक के अंदर डुबकी नहीं लगाई है। और यही चीज यूट्यूब पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो एक ही टॉपिक को जगह जगह पढ़ते हैं और सेम चीज पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते पढ़ते जाते। पर उनको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आपको कोई पहाड़ को तोड़ना है ना, तो अलग अलग जगह चोट नहीं मारनी है, एक ही जगह लग के चोट मारते रहो कंसिस्टेंसी के साथ में, आपका खड्डा हो जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। आई होप मैं एनालॉजी समझा पाई होंगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। समझ में आया तो थम्स अप हो जाना चाहिए, और नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो। अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे लिए जरूरी है कि अगर मैंने कोई टॉपिक बोल दिया तो वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। मेजर पॉइंट ये है, मैं आपको 500 टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं कहूंगी, मैं आपको 200 टॉपिक पढ़ने कहूंगी। पर वो 200 टॉपिक ऐसे होने चाहिए कि उनसे 2000 सवाल भी पूछ लो मैम तो मुझे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझे शायद रिसर्च के लिए, आईसीटी के लिए जानते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के लिए जानते हैं, तो वो ये जानते होंगे मैं जब प्रॉमिस कर देती हूँ तो 10 सवाल अगर आ रहे हैं तो मेरा 9 का मेरा प्रॉमिस है कि 9 सवाल मैं छोड़ूंगी नहीं। एक सवाल मैं हमेशा अलग से लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो इसमें से आएगा, वो नई फ्रेमिंग होगी, अलग तरीके से होगा।
एग्जाम पे जब आप बैठे हो, हर क्वेश्चन आपको फेमिलियर लगे, अप्रोचेबल लगे, वो मेरा टारगेट है। आंसर निकला नहीं निकला आपका वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करेगा। बट ये मेरा वादा है कि जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे और आपको सवाल दिखेगा, तो सवाल में लिखा हुआ कीवर्ड और ऑप्शंस में लिखा हुआ कीवर्ड आपको बहुत अच्छे से याद आएगा, वो भी हंसी के साथ में, क्योंकि मैं उसके एग्जाम्पल ऐसे ही दूंगी आपको। ये मेरा प्रॉमिस है। अब आप क्या टिक करके आते हो वो आपकी टैलेंट है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है एग्जाम टाइम में। अगर वहां घबरा गए, सिली मिस्टेक कर दी, इंटरप्रिटेट सही तरीके से नहीं किया क्वेश्चन को, तो वो आपकी गलती है। और ये गलती सुधारने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सकता है अपने हाथों से क्वेश्चन निकालो। कोई इसका तो पेड भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाना, पिछले आपके 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट फॉर्म में लगा रखे, 2019 का, 2020 का, आराम से जाके दो, टेस्ट दो, रोज दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 महीना पढ़ाई कर लो पहले और उसके बाद में टेस्ट मजे से जाके पेपर को अटेम्प्ट करो। तो इससे होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी। तो वो जो नर्वसनेस होती है, वो जो जिटर्स आते हैं ना पेपर अटेम्प्ट करते समय, जो सिली मिस्टेक्स करते हो, जो आपकी रीडिंग कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाती सीबीटी एग्जाम के अंदर, क्योंकि स्क्रॉलिंग अप में, स्क्रॉलिंग लेफ्ट में, राइट में बहुत टाइम जाता है, उन सब का प्रैक्टिस कर लेना है। कोई भी काम जब पहली बार करते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है। आज मुझे 5 साल हो गए आपको यूजीसी नेट में पढ़ाते हुए। आप मुझे रात को 12 बजे भी नींदों में भी उठा के पूछोगे ना कि मैम इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं 5 साल पहले नहीं बता पाती, क्यों? क्योंकि मेरे ने भी शुरुआत करी थी, बट जब मैंने प्रैक्टिस करी, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, लगभग पिछले 5 सालों की अगर मैं बात, 5 सालों की भी नहीं, सिर्फ जेआरएफ अड्डा की डेटा की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 2 साल, 2.5 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा पेड बच्चा अपन ने पढ़ा दिया है। तो वो 10,000 तो एकदम टिप्स पे मुझे याद है कि ये चीज उनको बोली थी, ये उनको बोली थी। तो मैं भी आपको ये चीज बोलूंगी कि आप में और मेरे में छोटा सा ही एक डिफरेंस है, वो है प्रैक्टिस। जिस दिन आप भी प्रैक्टिस कर लोगे, आप भी खड़े होकर ये सारी चीजें बोल सकते हो। तो सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ क्लैरिटी इन माइंड कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक टॉपिक समझ में आ गया, डीपली पढ़ लिया, बस बहुत है। अब उसके नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चंस करो। ये नहीं कि उसको इधर भी पढ़ लिया, उधर भी पढ़ लिया, इसको ये भी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और जेआरएफ अड्डा के कंटेंट पे मुझे पता है आप सब लोगों को इतना तो भरोसा है कि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, है ना। हमको और कुछ नहीं आता है, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही देना आता है, वही आपको देंगे। तो अब जो मैं आपको बताऊंगी कि मैम ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी यूनिट का कितना वेटेज रहता है। देखो, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, सबसे फेमस 2 सब्जेक्ट्स कॉमर्स और इंग्लिश, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठता है, उसका एक एनालिसिस मैंने किया है और एक आप लोगों के सामने एक बार ग्राफ बनाया है। अब आप इसमें नोटिस करोगे तो देखो, सीएस को मैंने लाइट ब्लू कलर से शो किया है, कॉमर्स को मिड ब्लू कलर से, और डार्क ब्लू कलर से इंग्लिश की लाइन दिख रही होगी। रिसर्च एप्टीट्यूड से कितने सवाल जो है वो बने, ठीक है, ये 2020 का डेटा है। फिर ऐसे देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से किस हिसाब से क्वेश्चंस बने, आईसीटी से किस हिसाब से क्वेश्चंस बने, लॉजिकल रीजनिंग से किस हिसाब से क्वेश्चंस बने हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ 2020 के अंदर पेपर 1 में किसका बोलबाला रहा था, ये वो है। ऐसे ही अगर आप लोग नोटिस करो तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पीक लाइन आप लोगों की जो है मैम, वो लॉजिकल रीजनिंग की दिख रही है आपको कॉमर्स से शिफ्ट के अंदर। ऐसे ही अगर पीक लाइन की मैं बात करूं तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में रिसर्च एप्टीट्यूड की दिख रही है, जिसमें 6 सवाल बने थे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या आप लोगों इन जनरल ये समझ लो कि मैम रिसर्च, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एलआर, मैथमेटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, इन लगभग कितने सवाल आपके बनते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि हम लोग जब नेक्स्ट ईयर में गए, 2021 में हम गए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। अब जैसे लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों का इंग्लिश में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन गए, और बाकी आपके कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस में लगभग सिमिलर बन गए। इसी तरीके से आप लोगों की जो है वो हायर एजुकेशन के बड़े सारे सवाल पूछ लिए गए आपके 2021 में सीएस के अंदर। तो आप इस हिसाब से डेटा देखते जाओगे तो आपको पता लगता जाएगा कि मैम दिनों दिन ट्रेंड कैसे इंप्रूव हो रहा है। ये मैंने 3 ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हैं जो एक मिड रेंज का है और बहुत फेमस एग्जाम्स है ना, और एक रेयर भी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर इस समय पर ज्यादा बच्चे नहीं थे, 30 से 33 हजार की ऑडियंस थी जो पेपर देती थी। जैसे जैसे ये ऑडियंस बढ़ती गई, वैसे वैसे आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बढ़ता गया। अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का 2023 का डेटा आप लोग देखोगे ना, तो आप नोटिस करोगे ऑलमोस्ट मैम सिमिलर लाइंस है। देखो, सिमिलर लाइंस, ठीक है, यहां भी सिमिलर, यहां भी सिमिलर, यहां भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये बताता है मैम कि जो आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो एनटीए बैलेंस करके, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस करके
आपका चेंजेस ऑफ कट ऑफ लेके आने की कोशिश कर रहा है। सिलेबस के अंदर ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट मैं बता रही हूँ ना, वो जो 10% पर अगर आपका ज्यादा फोकस होगा तो वो 90% आप लूज कर जाओगे। अब जब मैंने ये ग्राफ बनाया तो जाहिर सी बात है, जब मैं ये क्वेश्चन गिन सकती हूँ कि इस यूनिट से कंप्यूटर साइंस के शिफ्ट में 6 सवाल आए, तो टॉपिक पता करना मुश्किल है क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो वो 90% टॉपिक मैं पता लगा सकती हूँ जो आपके काम के होंगे। 2024 के अंदर अगर आप लोग नोटिस करो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहा आप लोगों की यूनिट का। देखो, आरसी और डीआई को छोड़ के बाकी सारी जो यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आ गया कि मैम किस हिसाब से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो वेटेज फॉर्म में चल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का हिसाब बताती हूँ। ऐसे मैं रिसर्च का भी बताऊंगी, आईसीटी का भी बताऊंगी, सबका बताऊंगी जब जब वो यूनिट पढ़ेंगे अपन। तो देखो, आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, और देखो हम लोग थोड़ा एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी एड ऑन कर लेते हैं, हिस्ट्री भी एड ऑन कर लेते हैं। 2020, 2021, 22, फिर फेब का 23 वाला पेपर, और आप लोगों का 24 का, और अभी जो अभी पेपर हुआ है रिसेंट आप लोगों का जनवरी के अंदर, उन सबका डेटा हम लोग देखते हैं। आप लोग नोटिस करना, आप लोगों के पास में यहां पर लॉजिकल रीजनिंग जो है काफी ज्यादा पूछी जाती थी 2020 के अंदर। अगर आप लोग नोटिस करो तो लॉजिकल रीजनिंग पे सबसे पहले नए टाइप के क्वेश्चंस बनना शुरू हुए थे। इस टाइम पर फैलेसी पर, इंडियन लॉजिक पर बहुत फोकस करा था एनटीए ने। फिर 2021 की मैं बात करूं तो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, बट थोड़ा कम जो है वो हुए थे इसके क्वेश्चन। बट जहां पर अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो देखे गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के। अगर आप रीसेंट एग्जाम के अंदर भी चले जाओगे तो लगभग आपका वही है कि 5 से 6 सवाल तो मिनिमम बने ही बने हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के। इतना हमको समझ में आ गया मैम कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक डोमिनेटिंग यूनिट है। अब सबसे बढ़िया, या सबसे पहले मैंने लॉजिकल रीजनिंग इस बैच में क्यों लिया? यूजुअली आप नोटिस करो मैं आईसीटी से शुरुआत करती हूँ, बट इस बार मैंने एलआर क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल सकता है तो पहले वो ले लो ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि फिक्स है कि 5 सवाल बनेंगे ही बनेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग जिसमें भी पता है कि मिनिमम मैम 6 सवाल बनी बने रहे हैं, और ये पिछले 5 साल का ट्रेंड कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे 11 क्वेश्चन फिक्स हो गए। 11 क्वेश्चन मतलब 100 में से 22 नंबर तो मेरे पहले ही 10 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि मैं किस हिसाब से कोर्स को स्ट्रक्चर करी हूँ, कैसे डिसाइड करी हूँ कि एलआर क्यों पढ़ना है। दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि जो एलआर होता है मैम, एलआर का सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस है। कम एफर्ट में ज्यादा फायदा इसलिए क्योंकि दोनों का ही सिलेबस छोटा है, एलआर का भी और डीआई का भी। नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, बस उन टॉपिक्स को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट है। यहां पर फैलेसी और इंडियन लॉजिक को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। हाँ, फैलेसी में इनफॉर्मल फैलेसीज बहुत सारी टाइप्स की होती है, तो समझना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं इंडियन लॉजिक को, तो बहुत सारी चीजें जो याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस है, और इस छोटे से सिलेबस के अंदर आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हो। 11 क्वेश्चन सही करके 22 नंबर कंफर्म कर सकते हो, इंक्लूडिंग विद डीआई। समझ में आया? क्लैरिटी है थोड़ी कि हाँ यार मैम, अगर इस तरीके, क्योंकि गोल पता होना जरूरी है, एम पता होना जरूरी है। देखो, मैं पेपर 2 का ओरिएंटेशन सुबह 7 बजे ली थी, और मैंने आपसे बात करी थी कि डीप नॉलेज गेन करना जरूरी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके एपी में भी काम आएगा, आपके सेट में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। पेपर 1 में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, पेपर 1 में रिसर्च को छोड़ के कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपके बहुत जीवन भर काम आने वाला है। तो यहाँ पर नंबर टारगेट करो, एम क्लियर रखो कि यार इतने नंबर लाके इतना काम हो सकता है। अब 10 दिन पढ़ के 22 नंबर ला सकती हूँ तो क्या मजे की बात है ना। क्लैरिटी मिल गई, याद रखोगे ये चीज? ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं ये बोलूं मैम कि चलिए आपने ये तो बता दिया कि ठीक है 6 से 7 सवाल के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये 6 से 7 सवाल कौन से टॉपिक से आए, इन पर बात कर लेते हैं। अब अगर मैं टॉपिक बोलूंगी ना तो आपको बहुत सारे रिपीटेशन यहाँ पर देखने मिलेंगे। मैं वो 90% टारगेट कर रही हूँ। जैसे कि अगर 2020 की बात करूं जहां पर सबसे ज्यादा एलआर पूछना स्टार्ट हो गया था, तो मैम देखो ब्लड रिलेशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, पजल हो गया, पजल का सवाल, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर का सवाल जो पिछले 3 साल में तो मैंने नहीं देखा उसके बाद रिपीट होते हुए, बट यहाँ पर देखो आ गया था, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसे छोड़ेंगे नहीं। इसे मैं मिसलेनियस में कवर करूंगी, मेन कोर्स में भले ही ना रखूं पर मैं मिसलेनियस में जरूर रखूंगी इसे, ठीक है। देन आप लोगों का फैलेसी हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, बताया मैंने आपको। इंडियन लॉजिक पर आप लोगों की 2021 में भी जो है वो काफी फोकस रहा था। इसके अलावा फैलेसी हो गया, क्लॉक, डायरेक्शन सेंस, आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और ब्लड रिलेशन। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर एक ऐसी चीज आई थी जो आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, इमीडिएट इन्फेरेंसेस, यहां से आपके सवाल बनना स्टार्ट हो गया। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे और मॉडर्न पढ़ेंगे। मॉडर्न में मैं आपको इमीडिएट इन्फेरेंस पढ़ाऊंगी, वही वाला सवाल आप लोगों का कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी,
याद है ना, वो तो हो गया आपका ट्रेडिशनल वाला। और जो आप लोगों का हो गया कौन सा मॉडर्न वाला, उसमें अपन पढ़ेंगे इमीडिएट इन्फेरेंसेस, जो कि आप ऑब्वर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिशन, दोनों कौन सा ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, कैसे इंटरचेंज होता है, वो सारी चीजें। फिर आप लोगों का फैलेसी दोनों टाइप की, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल से इस टाइम पे ज्यादा सवाल आते थे, 2025 का पेपर देखोगे तो फॉर्मल फैलेसी से ज्यादा सवाल आए हैं। फिर आता है आप लोगों का इंडियन लॉजिक, है ना, फिर आप लोगों के डायरेक्शन सेंस हो गया। फिर फेब की अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ये टॉपिक इस साल भी आपके बहुत ज्यादा आए हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन तो आता ही है, फैलेसी, इंडियन लॉजिक, इमीडिएट इन्फेरेंसेस हो गया आप लोगों का। देन अगर मैं बात करूं तो जून 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था, 2023 में 3 बार पेपर हुआ था, तो आप लोग ये देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वैसे जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, बट यस आपका यहां से पूछा गया था। देन आया था आप लोगों का एक और नया टॉपिक, इंटेंशन एंड एक्सटेंशन, वही टॉपिक जो बदल के कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन में भी पूछा जाता है, तो नई चीज आपकी ऐड हुई। फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला टॉपिक, वो इमीडिएट इन्फेरेंसेस, क्या मैं कह सकती हूँ कि मॉडर्न स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही रिलेटेड है वो। इनफॉर्मल फैलेसी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, फॉर्मल फैलेसी, ब्लड रिलेशन। देन आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला टॉपिक, ये जो पेपर हुआ था आप लोगों का ऑफलाइन वाला। फिर आप लोगों का आर्ग्यूमेंट, प्रोपोजिशंस, ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसीज, इंटेंशन, एक्सटेंशन, कॉनोटेशन, डेनोटेशन, एक ही बात है। देन आप लोगों का आता है 2025 का जो रीसेंट आपका भी एग्जाम हुआ है, डायरेक्शन, मूड फिगर, आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो चेंज मैंने देखा है 2025 और 2021 का, जो ये 2 साल के पेपर है, आपको मैं दिखाऊंगी इग्निशन बैच के अंदर। 2021 की तो सॉल्व कर चुकी हूँ, 25 के भी जब सॉल्व करूंगी तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगी। ये चेंजिंग क्वेश्चंस पैटर्न थे। देखो एक तरीके के सवाल बनते जाते फिर एक ईयर ऐसा आता है जब पैटर्न चेंज होता हुआ दिखता है। वैसे तो हर साल 10 से 5% पैटर्न में चेंजेस करता है एनटीए, बट 2021 और 2025 मेरे लिए मेजर चेंजिंग थे। मेजर चेंजिंग कैसे, 2021 में पहली बार इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के सवाल पूछा जाने लग गए थे, नॉट जस्ट ओनली इन लॉजिकल रीजनिंग, बट रिसर्च को बाकी यूनिट्स के साथ में इंटीग्रेट करके, मैथ्स को बाकी यूनिट के साथ इंटीग्रेट करके, आईसीटी को बाकी यूनिट्स के साथ में इंटीग्रेट करके ऐसे सवाल बनने शुरू हुए थे। और 2025 में ये इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग जो इस बैच के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाती हूँ, फिर हम लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, फैलेसी पढ़ेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट देखेंगे, और फिर डेफिनेशंस। डेफिनेशंस का जमाना थोड़ा बीत सा गया है, अब इतने सवाल नहीं बनते हैं इससे, बट एट दी सेम टाइम जैसा मैंने कहा 10% भी तो कवर करना है, तो डेफिनेशन भी अपन पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आप लोगों को रूबरू होगा इसमें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सबसे पहले बात करूं कि हम मैम ये तो समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, लॉजिकल रीजनिंग का समझ में आ गया, ओरिएंटेशन कैसा था, पेपर 1 का भी समझ में आ गया कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको जानने मिलेंगे। अब मुझे कैसे पता कि मैम आप कैसे पढ़ाओगे, चलो आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, अब ये बताओ कि टॉपिक कैसे पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, नोट्स में क्या क्या चीजें लिखी होगी, या आप अपने नोट्स जब बनाओ तो क्या क्या चीजें लिखने हैं आपको। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक टॉपिक लाई हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं चलो आर्ग्यूमेंट टॉपिक के, ठीक है ना। अब जो ये टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी इसकी क्या डेफिनेशन है ये पता होनी चाहिए, और इसकी क्या फॉर्म होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो पूरा लॉजिकल रीजनिंग है ना, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचना कि मैम ये टॉपिक मैंने इससे पहले नहीं पढ़े हैं तो मुझे डिफिकल्टी होगी समझने में। ठीक है, अब आप एक बार मेरी क्लास में आ गए हो तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं छोड़ना है, हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं कि सबसे आसान भाषा में, वाकई में सबसे आसान भाषा में, और सबको आएगा, एक भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं आया है। तो कभी भी क्लास में जब बैठे तो ये मेंटेलिटी से नहीं बैठना कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, और मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाऊंगी, बिल्कुल जीरो से ही पढ़ा रही हूँ ना, यूनिट के नेम से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि मैम मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, सबको आएगा, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना है आगे। जैसे लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात कर रही हूं, देखो ये जो शब्द है ना लॉजिकल और रीजनिंग, तो ये लॉजिकल और रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो शब्द है ये बना है लॉजिक से, और ये है आप लोगों का रीजन। अब देखो कोई भी बात अगर कही जाती है, कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने होता है, उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी मतलब उसकी वैधता, क्या वो सही है या गलत है,
उसे जज करने के लिए हमें उसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। ये वो ट्रू वैल्यू देता है आप लोगों को किसी भी एक स्टेटमेंट के, जिससे आप रीजन बनाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को किसी चीज पे बिलीफ होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग का थ्योरेटिकल वर्जन है। कैसे हम उस फॉर्मूले तक पहुंचेगी उसका रास्ता है, जिसमें हम लोग हमारा एप्टीट्यूड इस्तेमाल करके, लॉजिक्स इस्तेमाल करके रीजन फाइंड आउट करें किसी भी चीज के ट्रू या फॉल्स होने के। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो दो यूनिवर्सल लॉज पे चलता है, आप सब लोग जानते हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड आप लोगों का लॉ ऑफ रिलेटिविटी। देखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ये है कि बड़े बड़े जो महान इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो ऐसा कह के गए हैं कि सच और झूठ कुछ नहीं होता। हम डिफाइन नहीं कर सकते, बस ये बोल सकते जो चीज सच नहीं वो झूठ, और जो चीज झूठ नहीं वो सच। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। और ऐसे ही हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिलेटिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखना, आप कोई नई जगह जाते हो या आप एक मिठाई की दुकान पे गए। आप जब मिठाई की दुकान पे जाते हो ना, तो आपने कोई मिठाई जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाई, वो आप टेस्ट करते हो। और टेस्ट करते ही ना आप याद करने, आपका माइंड ऑटोमेटिकली याद करने की कोशिश करता है कि यार ऐसे टेस्ट का मैंने इससे पहले कुछ खाया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा कि मैं जो है वो क्या बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रिसेंटली एक नए टाइप का हलवा टेस्ट किया था, वो अखरोट का हलवा। मतलब मैं यूजुअली एम नॉट मीठा पसंद नहीं है मुझे, तो जबरदस्ती मैंने ट्राई किया। अब वो ट्राई करते ही ना मैं याद करने की कोशिश करी कि यार ये ना मूंग दाल के हलवे के जैसा कुछ सिमिलर सा लगता है, उसके जैसा लग रहा है। आप कोई भी चीज देखते हो, खाते हो, सोचते हो, तो आप सबसे पहले ये कोशिश करते हो कि उसको आप रिलेट करते हो। किसी को कोई चीज समझानी होती है ना, तो समझाने में भी आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो कि देखो आपने वो देखा होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो आपने ऐसे किया होगा ना। तो हमारी जो पूरी दुनिया है, जो हमारे सारा लॉजिक सिस्टम है, वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड लॉ ऑफ रिलेटिविटी पे ही चल रहा है। और वही चीज बनाना, हमें लॉजिक्स कैसे आए, हम रीजंस कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज वैलिड है कि इनवैलिड है, हम ये कैसे पता लगाते हैं, ये हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आप लोगों की दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आप लोगों का हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे इसका, और एक हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है ना। और थ्योरेटिकल पोर्शन में ही आएंगे आप लोगों के, देखो, इंडियन लॉजिक सिस्टम, ठीक है, इंडियन लॉजिक्स भी आएंगे और आप लोगों के वेस्टर्न लॉजिक्स भी आएंगे। वेस्टर्न लॉजिक जैसे कि जो आप पढ़ते हो फैलेसी, जो ये आप पढ़ते हो डेफिनेशंस, ये सब वेस्टर्न लॉजिक्स है। इंडियन लॉजिक जिसमें आप हेत अभ्यास, फुन, ये सारी जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, जो कि आपको योगेश सर पढ़ाएंगे। इंडियन लॉजिक सर पढ़ाएंगे और बाकी सारा जो चीज होगी लॉजिकल रीजनिंग की वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो वेस्टर्न लॉजिक्स की अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए, तो उसमें हम लोग फैलेसीज पढ़ते हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज पढ़ते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है, हाउ एन आर्ग्यूमेंट इज सेड टू बी एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, कोजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो सब चीजें हम यहाँ सीखेंगे। और प्रैक्टिकल पार्ट में जो मैं आपको लेके जाऊंगी, वैसे तो वो थियोरेटिकल ही है, बट मैं उसको प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाऊंगी। जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, इमीडिएट इन्फेरेंसेस क्या होती है, ठीक है ना। देन आप लोगों का सिलॉजिज्म क्या होता है। वैसे तो सिलॉजिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ और इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग ओनली, बट व्हाट इज सिलॉजिज्म, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, है ना, उनके क्वेश्चंस हमको कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। समझ में आ गया। आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, या प्रीमाइसिस का ये मतलब होता है मैम, एक ऐसी बात, एक ऐसा कथन जो या तो सत्य होगा, या तो सही होगा, या झूठ होगा, या गलत होगा। उनके बीच में शायद वाली कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं ब्रिंग मी सम वाटर, दैट्स एन स्टेटमेंट और एन ऑर्डर। मैम ये एक ऑर्डर है, तो ये एक प्रीमाइस नहीं बन सकता। समझ में आ गया। या मैं कोई क्वेश्चन पूछ लू, आर यू लेट इन क्लास, क्या आप क्लास में देरी से आए हैं, तो ये भी जो प्रीमाइस नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो ये भी एक तरीके का डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता, प्रीमाइस नहीं है, कथन नहीं है। अब मैं आपको बोलूं माई फ्रेंड वेंट टू प्ले बास्केटबॉल इन द कोर्ट आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद में मेरा एक दोस्त बास्केटबॉल खेलने गया बास्केटबॉल कोर्ट में।
ये जो मैंने आपके लिए बोला ये एक कथन है, क्योंकि ना तो इसमें कोई ऑर्डर है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, मतलब या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये फॉल्स हो सकता है। समझ में आया? इसे कहा जाता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या फिर प्रेमाइस। ऐसे ही दो या दो से ज्यादा प्रेमाइसेस के बिहाफ पर जब हम कोई कंक्लूजन निकाले, कोई इन्फरेंसेस निकाले, जब हम कथनों के बिहाफ पर कुछ कंक्लूड कर दे, उस फॉर्म को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो बेसिकली आर्ग्यूमेंट में मैं अगर बोलूं तो क्या है, तो आप मुझे सिंपली बोलोगे पीपीसी। जैसे मैं रिसर्च की डेफिनेशन जब भी पूछती हूँ तो मुझे वो पसंद नहीं है सुनना कि री और प्लस सर्च और वो सब अपन घिसा पिटा नहीं चलते। मैं अगर मेरे स्टूडेंट से, किसी भी पुराने स्टूडेंट से जाके पूछना रिसर्च की क्या डेफिनेशन होती है, तो वो आपको बोलेंगे ओसीआई प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बिल्कुल वैसे ही आर्ग्यूमेंट की आपकी ट्रिक क्या है? अगर मैं पूछूं आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कोई भी पूछे तो बोलना पीपीसी कल्चर जो होता है वो एक आर्ग्यूमेंट होता है। पीपीसी मतलब प्रेमाइस, प्रेमाइस फॉलोड बाय अ कंक्लूजन, दैट इज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पीपीसी बोलो, खत्म कहानी, हो गया। अब पीपीसी में पहचानोगे कैसे? देखो कंक्लूजन जो देयरफॉर के बाद लिखा है, मैं बोलूं कि या तो मैं यूनिवर्सिटी जाती हूं या मैं ऑफिस जाती हूं, आज मैं ऑफिस नहीं गई, तो मतलब क्या निकला इसका कि मैम आप यूनिवर्सिटी गए होंगे। समझ गए ना? तो ये जो फॉर्म मैंने अभी बोली इसे अपन कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है? पीपीसी, पी, पी और सी। इसमें भी हमारे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेट आपके डिडक्टिव और इंडक्टिव। वो अलग अलग फॉर्म्स है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, आप लोगों का एविडेंसेस, आप लोगों का कथन, वो क्या था? जैसे मैंने बताया डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, पर कभी कोई ऑर्डर, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई शायद वाली कंडीशन नहीं हो सकती। कथनों के बिहाफ पर आप एक मेन कंक्लूजन जब निकालते हैं तो उस फॉर्म को अपन कहते हैं आर्ग्यूमेंट। बोलो समझ आया क्या? समझ में आया? नहीं, प्रेमाइस नहीं हो सकता। रवि आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। किस तरीके से 40 क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 में, वो मैं इस क्लास की शुरुआत में बता चुकी हूँ बेटा। ठीक है, अब आप लेट ज्वाइन किए हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, आप थोड़ा सा पीछे जाइए। मेरी क्लास कब होगी कब नहीं होगी वो सारा अबाउट कोर्स के अंदर आपको स्केड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, अबाउट कोर्स के अंदर सारा स्केड्यूल गिवन है। और यस, फिलहाल के लिए लॉजिकल रीजनिंग का जो टाइम रहेगा अपना वो 11 AM रहेगा, 11 बजे मिलेंगे अपन। ठीक है, तो तर्क यानी आर्ग्यूमेंट की परिभाषा क्या है और क्या उसका रूप होता है, क्या उसका फॉर्म होता है, वो मैंने आपको बताया। तो आप लोगों के लिए कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, वो अभी हमने समझा, एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो तर्क क्या है? कथनों का एक समूह है जो आप लोगों के लिए क्या निकालता है? कोई निष्कर्ष निकालता है। किसी भी तरीके से हम किस पर पहुंचते हैं? एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे आर्ग्यूमेंट और नॉन आर्ग्यूमेंट डिफरेंस अगर देखना हो तो देखो, एक एग्जांपल देखो। इट्स रेनिंग, इफ इट्स रेनिंग इट्स अबाउट फ्रीजिंग, इफ इट्स अबाउट फ्रीजिंग यू शुडंट गो आइस स्केटिंग। ठीक है, देन आता है आप लोगों के लिए, एक तो ये हो गया भाई अगर बारिश हो रही है तो भाई सर्दी बढ़ने वाली है, फ्रीजिंग एनवायरमेंट होने वाला है। फ्रीजिंग एनवायरमेंट होने वाला है तो इसका मतलब ये कि आपको जो है वो आइस स्केटिंग नहीं जाना चाहिए। ये तरीके का आर्ग्यूमेंट है। और अगर मैं ये बोलूं इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड इट्स मेल्टिंग ऑल आइस एंड स्नो, तो ये क्या है? ये एक तरीके का ऐसा कथन है जिसमें कोई निष्कर्ष है ही नहीं। या तो आपने एक ऑर्डर दे दिया है या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है। इसे कहा जाता है नॉन आर्ग्यूमेंटिक फॉर्म। नॉन जो आर्ग्यूमेंटिंग फॉर्म है वो आप सभी लोगों के लिए क्या होगा? वो आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही कैसा होगा? निष्कर्ष जिसमें फॉलो करता है कथनों को, वो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट्स है वो किस प्रकार के हैं, कैसे हैं? वैसे हम लोग टॉपिक अभी पढ़ नहीं रहे, मैं पढ़ाऊंगी आपको आर्ग्यूमेंट टॉपिक। अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ाया है आपको, मैं सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, है ना। आर्ग्यूमेंट टॉपिक जो है वो हम थर्ड टॉपिक उठाएंगे। अभी तो मैं वेन डायग्राम और सिलोजिज्म पढ़ाऊंगी। फिर हमको आर्ग्यूमेंट में जो पढ़ना होगा या कोई भी टॉपिक में, समझ गए क्या होता है? उसका एग्जाम्पल देखा, ट्रिक समझी, अब उसके आप प्रकार देखो कि वो कितने टाइप का होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और इस तरीके से फ्लो चार्ट वाइज ही पढ़ना है ना। फ्लो चार्ट में ही पढ़ना है। फिर डिडक्टिव इंडक्टिव क्या होता है, फिर मैं आपको उसके एग्जाम्पल दूंगी।
फिर एग्जाम्पल के बाद में जो है हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इग्निशन में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों का कोई भी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे और इस तरीके से पूरा फ्लो चलेगा, ना सिर्फ मेरे बट पूरे पेपर वाले। समझ गए? ठीक है जी। बाकी आपको पता ही है, जैसे ही आप पेड बैच पे आते हो तो आपको एक लिंक आएगा टेलीग्राम का, पेड टेलीग्राम लिंक का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों का जो नॉर्मल अपना ग्रुप है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर सकते हो। JRF अड्डा ऑफिशियल अपना इंस्टाग्राम है, कोई अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहता है तो aditi_JRF अड्डा से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मिल सकते हो। JRF अड्डा यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता ही है कि हम हमेशा मिलते ही हैं। कुल मिला के इस तरीके से जो है वो हम लोगों को सारा का सारा काम करना है।